आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। तो अब क्या होगा, सप्लायर द्वारा जो इनवॉइस बनाई गई है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा आईआरपी के पोर्टल पे। अगर वो रजिस्टर नहीं करता है तो वो इनवॉइस क्या होगी, इनवैलिड मानी जाएगी, और उसके साथ साथ आप उसका आईटीसी क्लेम भी नहीं कर पाएंगे, साथ में जो बायर है वो भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है। नाउ पर्पस ऑफ ई इनवॉइस, पर्पस क्या है इनवॉइस को लाने का। पहला पॉइंट है कि यहाँ पर आस्क फॉर रियल टाइम डाटा एंट्रीज। अब आप क्या कर पाएंगे, रियल टाइम में डाटा एंट्रीज कर पाएंगे, जिसका इफेक्ट आपको मल्टीपल रिपोर्ट पे जाके मिलेगा। साथ ही साथ जो आपका मैनिपुलेशन जो है बदलाव का, वो काफी हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वेरीफाई कर पाएंगे आप जो आपका जेन्युइन आईटीसी रिफंड है, आप रियल टाइम में उसको वेरीफाई कर पाएंगे, देख पाएंगे, ये विजिबिलिटी अब आपके पास होगी। अभी करंट सिचुएशन में क्या होता है कि पार्टिकुलर पीरियड एंड होने के बाद जब जीएसटीआर 1 3B फाइल करते हैं, तब जाके हमको आईटीसी कितना हमारा बन रहा है सेल्फ असेस करना पड़ता है, तब जाके हमें दिखता है। बट ई इनवॉइस आने के बाद क्या होगा कि रियल टाइम में आपका जो जेन्युइन रिफंड आईटीसी बन रहा है इनपुट आउटपुट का, उसकी विजिबिलिटी आपके पास होगी। सिंपलीफाई कर देगा, जो रिटर्न का प्रोसेस है उसको और भी सिंपलीफाई कर देगा। होगा क्या कि अब इनवॉइस को अपलोड करना होगा। जैसे आप इनवॉइस अपलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, कहाँ पर, आईआरपी के पोर्टल पे, तो वो ऑटो पॉपुलेट होगा कहाँ पर, जीएसटीआर 1 ऑफ सप्लायर की रिपोर्ट में एंड जीएसटीआर 2A 2B ऑफ रेसिपिएंट की रिपोर्ट में। तो काफी आसान हो जाएगा। बस अब सप्लायर क्या करेगा, इनवॉइस रेज करेगा, उसको आईआरपी के पोर्टल पे अपलोड कर देगा, और आईआरपी के पोर्टल से एक रिपोर्ट चला जाएगा जीएसटीआर 1 ऑफ सप्लायर की रिपोर्ट में, और दूसरा चला जाएगा जीएसटीआर 2A और 2B बायर की रिपोर्ट में। ठीक है, तो ऑटो पॉपुलेट होगा आपके। साथ ही साथ आप ईवे बिल भी जनरेट कर सकते हैं इनवॉइस के साथ आईआरपी के पोर्टल में। ये पर्पस है यहाँ पर लाने का। और इसका एक पर्पस जो गवर्नमेंट ला रही है उस वो है कर चोरी, जो टैक्स इवेशंस हो रहे हैं वो रोकना, ये मेन पर्पस है। तो ये सारे पर्पस सब रियल टाइम में डेटा एंट्री होगी, सारी विजिबिलिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो ये कर चोरी नहीं हो पाएगी। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग ई इनवॉइसिंग। ये अभी एप्लीकेबल एंड इम्प्लीमेंटेशन डेट, किस तरह के बिजनेस पे ये एप्लीकेबल होगा और क्या इम्प्लीमेंटेड डेट है वो समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है वो 1 अक्टूबर 2020 से इन पे एप्लीकेबल हो चुका है और ए इनवॉइस जनरेट भी की जा रही है। अब यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से भी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है और 500 करोड़ से कम है उन पे भी एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2021 से। इसके अलावा जितने भी बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर मान लेते हैं कि 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, 60 करोड़ है, वो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2021 से। लेकिन ये जो डेट यहाँ पर है टेंटेटिव डेट है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, गड़बड़ सकता है, इसलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना है कि ये डेट कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, और आपका ये टर्नओवर है काउंट कैसे करेगा हम वो समझ लेते हैं। तो देखिए नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, टर्नओवर इन लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट 17-18 से। 17-18 इसलिए क्योंकि जीएसटी 17 में आई थी, तो 17-18 से लेके 3 साल का आपका देखा जाएगा कि टर्नओवर क्या है, और उसी बेस पे आप पे निर्भर किया जाएगा कि आप ये इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल है या फिर नहीं। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये पार्टिकुलर आपका जीएसटी नंबर पे काउंट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक बिजनेसमैन हैं और हमारा मल्टीपल बिजनेस है, लखनऊ में भी है, बनारस में है, आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ स्टेट है, और मल्टीपल जीएसटी नंबर हमने लेके रखे हुए हैं। तो ये टर्नओवर काउंट कैसे करेगा, जो हमारा पैन नंबर होगा और उस पैन नंबर से आपने जितने भी एंटिटीज को ओपन करके रखा है, जीएसटी नंबर लेके रखा है, उन सभी को टोटल करके आपका टर्नओवर काउंट करेगा। पार्टिकुलर जीएसटी नंबर पे बिजनेस पे टर्नओवर काउंट नहीं करेगा। ठीक है,
तो अगर मेरा कोई पैन नंबर है और मैंने मल्टीपल जीएसटी लेके रखा है, मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं, तो सभी का टोटल अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो हमको हमारे ऊपर ये जीएसटी इनवॉइस क्या है, एप्लीकेबल है और हमें 1 जनवरी 2021 से ये काम करना होगा। नाउ एंटिटीज एग्जेम्प्टेड फॉर ई इनवॉइस, यहाँ पर कुछ ऐसे एंटिटीज है बिजनेस है जहां पर ई इनवॉइस को एग्जेम्प्ट रखा जा रहा है, जहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन एग्जेम्प्ट रखा जा रहा है, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यहाँ पर आपका जीएसटी इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाई सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यहाँ पर भी आपका नहीं होगा। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, और यहाँ पर भी नहीं होगा। साथ ही साथ आपका सप्लायर ऑफ सर्विस वे ऑफ एग्जीबिशन, यहाँ पर भी आपका जीएसटी इनवॉइस क्या है, एप्लीकेबल नहीं है, इसको एग्जेम्प्ट रखा गया है। अगर किसी का भी बीच में मन में कोई क्वेश्चन उठे किसी भी स्लाइड को लेके, तो आप वहीं पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ अब हम समझते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको रिकॉर्ड करने के बाद हमें जीएसटी इनवॉइस पोर्टल पे जाके रिपोर्ट करना होगा। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, तो ये कुछ ट्रांजैक्शन है। अगर आप इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, और एक चीज बता देते हैं कि जीएसटी इनवॉइस सिर्फ B2B के लिए है, B2C के लिए नहीं है। तो अगर आप B2B कर रहे हैं या फिर B2G ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस इनवॉइस को जीएसटी इनवॉइस पोर्टल पे अपडेट करना होगा। एक्सपोर्ट इनवॉइस पे भी आपको यही काम करना होगा। रिवर्स चार्ज इनवॉइस आउटवर्ड सप्लाई पे भी यही काम करना होगा। साथ ही साथ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अगर आप रेज करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको रिपोर्ट करना होगा जीएसटी इनवॉइस पोर्टल पे। तो ये बेसिकली टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है अगर इस तरह का काम आप करते हैं। नाउ करंट प्रैक्टिस क्या है, करंट सिचुएशन क्या है जो अभी हम लोग कर रहे हैं या फिर मार्केट में देखते हैं, वो समझते हैं। तो अभी क्या होता है कि एक सप्लायर होता है, सप्लायर क्या करता है कि इनवॉइस को गुड्स की सप्लायर क्या करता है, गुड्स या फिर सर्विस को सप्लाई करता है और टैक्स इनवॉइस के साथ बायर को दे देता है, ये होता है। सेकेंड, अगर ईवी बिल एप्लीकेबल है, जाहिर सी बात है अगर 50,000 के अबव बिल है तो ईवी बिल के साथ वो गुड्स को भेजेगा। फिर उसके बाद सप्लायर क्या करता है कि GSTR1 की जो डेट है आने के बाद वो GSTR1 क्या कर देता है, फाइल कर देता है। ठीक है, अपलोड कर दिया उसने, सप्लायर अपलोड डिटेल्स ऑफ दिस इनवॉइस GSTR1, वो अपलोड कर देता है GSTR1। फिर बायर क्या करता है, बायर GSTR3B फाइल करता है। 3B फाइल करने के बाद उसको ये पता चलता है कि उसका आईटी बनना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बनना है, जहां पर उसको सेल्फ असिस्ट करना पड़ता है, मतलब मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ता है उसको। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है GSTR3B में, या फिर रिफ्लेक्ट नहीं करता है कहां पर, GSTR2A में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको आईटीसी वापस करना होता है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं कि हम एक सप्लायर हैं और मैंने आपको 3 इनवॉइस रेज किया था। ठीक है, लेकिन गलती से मैंने सिर्फ 2 इनवॉइस का डिटेल भेजा GSTR1 में, तो जाहिर सी बात है कि 2 मैंने भेजा है GSTR1 में, तो 2 ही आपको GSTR2 में दिखाई देगा। तो एक इनवॉइस जो मैंने अपलोड नहीं किया है तो उसका आईटीसी भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वही ऑप्शन लिखा है कि इन केस इनवॉइस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन GSTR2A, तो उस कंडीशन में आपको आईटीसी वापस करना पड़ता है। बट जो अपकमिंग प्रैक्टिस है जीएसटी इनवॉइस से आने से क्या होगा, अब वो समझते हैं। अब क्या होगा कि सप्लायर एक इनवॉइस रेज करेगा और डायरेक्ट कहां पर अपलोड कर देगा, रजिस्टर कर देगा IRP के पोर्टल पे। और IRP के पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद वो 2 जगह जाएगा, एक तो जाएगा बायर की GSTR2A to B में ऑटोमेटिक, और एक जाएगा GSTR1A सप्लायर की रिपोर्ट में। और जो बीच का जो आपका कम्युनिकेशन बनता था, प्रिंटिंग, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा अगर GST इनवॉइस आने के बाद।
बेनिफिट्स क्या है कि ई इनवॉइस को लाने के लिए तो रिड्यूस मिसमैच एरर्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि अब क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे इनवॉइस अपलोड की जाएंगी। अगर मैंने कोई आज इनवॉइस को रेज किया है तो उसको हमको आज ही अपलोड करना होगा IRP के पोर्टल पे, और जैसे ही अपलोड करेंगे तो GSTR1 GSTR2 MB में ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो मिसमैच के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। रियल टाइम ट्रैक कर पाएंगे आप इनवॉइस को, जो सप्लायर द्वारा बनाई गई इनवॉइस है आप उसको रियल टाइम ट्रैक कर पाएंगे कि इसने GSTR1 में अपलोड किया है या नहीं, और आपकी GSTR2 AB में दिखा है या नहीं, आप रियल टाइम में देख पाएंगे। फास्टर अवेलेबिलिटी होगी, आप रेगुलर बेसिस पे देख पाएंगे कि आपका जेन्युइन ITC कितना बनना है, ये सारी चीजें। और इससे क्या होगा, जो इंटीग्रेशन सिस्टम लाए गए हैं तो एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो टैक्स पेयर के ऊपर कंप्लायंस को लेके जो काफ़ी बर्डन पड़ता है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल क्या है, ITC का है, और ITC को लेके काफ़ी कुछ काम करना पड़ता है अभी करंट सिचुएशन में, कि मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ता है कि उन्होंने GSTR1 में अपलोड किया है कि नहीं, रिफ्लेक्ट किया है कि नहीं, उसके बाद कितनी ITC बनी, तो ये सारा काम करना पड़ता है। तो सब ऑटो मोड पे हो जाएगा, तो क्या होगा कि टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं ये इनवॉइस को लाने का। नाउ अब हम समझते हैं कि मोड्स ऑफ जनरेटिंग ई इनवॉइस, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा आप ई इनवॉइस को जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक IRP पोर्टल है, IRP पोर्टल का फुल फॉर्म है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, तो ये कॉमन पोर्टल बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहला है कि जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है वो क्या कर पाएंगे कि डायरेक्ट IRP पोर्टल से कनेक्ट कर पाएंगे, स्टैटिक IP या फिर IP एड्रेस के थ्रू कुछ ऐसा वर्क होगा कि वो डायरेक्ट IRP के पोर्टल से कनेक्ट कर पाएंगे जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है। अब जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से कम है वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट एंट्री ऑन पोर्टल पे डायरेक्ट एंट्री कर सकेंगे, जिसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन करने का, वो काम करेंगे। जैसे कि जिस GSTR1 में GST में हम सभी करते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, उसी तरीके से डायरेक्ट एंट्री भी आप IRP पोर्टल में कर सकते हैं ना। तीसरा ऑप्शन है आपका API ERP का। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो API के माध्यम से GSP के द्वारा IRP पोर्टल पे कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये याद रखना है कि अगर कोई कस्टमर टैली प्राइम यूज कर रहा है तो टैली का खुद का GSP है। ठीक है, GSP मतलब GST सुविधा प्रोवाइडर, टैली का खुद का GSP है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट IRP के पोर्टल से क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और टैली प्राइम में टैली का ही GSP चलेगा, कोई अदर GSP नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से API के माध्यम से आप डायरेक्ट वहां पर कनेक्ट कर पाएंगे और कुछ ही सेकंड के अंदर आपके पास इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। फोर्थ आपका ओके संदीप इफ यू कैन जस्ट, तो देखो अभी सब लोग संदीप जी ने एक बात बोली कि GSP सुविधा के बारे में बोला ना, GST सुविधा प्रोवाइडर, GSP की बात की है ना, और टैली का GSP की बात की है ना। तो मैं थोड़ा सा बस ऐड करूंगा कि जब GST का कंस्ट्रक्ट इंडिया में आया है ना, तो इंडिया से भी पहले बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जहां पे ऑलरेडी GST था। इंडिया से पहले 168 कंट्रीज में ऑलरेडी GST है, लेकिन इंडिया क्या है, एक फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम जहाँ पे दो तरह की, मतलब एक डुअल पैरेलल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार है ना। तो बहुत सारे देशों में ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो इंडिया में चूंकि फेडरल सिस्टम है, तो यहाँ पे जो GST जिस तरीका से इम्प्लीमेंट किया गया वो वैसा GST कहाँ पे है। तो वैसा GST मैंने खोजा तो मुझे मिला कनाडा में कुछ हद तक ऐसा मिलता जुलता GST है, जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है और इस तरह का GST। अब बात आई कि ये इतने सारे लोग हैं जो लोग GST सर्वर बनाए। GST सर्वर किसने बनाया, इन्फोसिस ने बनाया, और सरकार से 1300 करोड़ रुपए लिए इस बात के। अब
चूंकि जीएसटी का कंस्ट्रक्ट क्या है कि आप अपनी सारी सेल जो है, या GSTR1 बोलिए या डिटेल्स ऑफ ऑल योर आउटवर्ड सप्लाई बोलिए, आप सब कुछ क्या करना है, आपको अपलोड करना है GSTN पोर्टल पे। तो सब लोग कहाँ पे इंफॉर्मेशन भेज रहा है, GSTN पोर्टल पे। और GSTN पोर्टल जो है बहुत सिक्योर्ड पोर्टल है, बहुत सिक्योर्ड सर्वर है। वहाँ पे भाई कंट्री का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे कैप्चर हो रहा है, तो यकीन मानिए वो बहुत सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। अब इतने सारे 120 1 करोड़ 20 लाख लोग अगर डायरेक्टली एक्सेस करने लगेंगे उसको, तो सिक्योरिटी जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न होगा। तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि GSTN से जो भी कनेक्टिविटी होगी, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, वो GSP के थ्रू होगा, मतलब GST सुविधा प्रोवाइडर। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, टैली यूज कर रहे हैं, XYZ यूज कर रहे हैं, वो है ASP, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर फर्दर कनेक्ट करेगा GSP से, GST सुविधा प्रोवाइडर से, और GST सुविधा प्रोवाइडर के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो GSTN पे जाएगी। GSTN से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है अगर, तो आपको GSP के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो GSP बनने के लिए गवर्नमेंट ने 2017 में बहुत सारी कंपनी को इनवाइट किया, तो 438 कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें प्रेजेंटेशन हुए। करीब 3 महीने तक ये प्रेजेंटेशन चले सबके, और उसके बाद कुछ 40 है ना 39 के आसपास जो है वो GSP फाइनल हुए। तो उसमें GSP में कौन कौन है, एक हमारा टैली सोल्यूशन है, दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक, डिलॉयट, KPMG, अर्नस्ट एंड यंग। तो ऐसी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर नहीं बनाती बट वो GSP है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई अगर टैली यूज कर रहा है तो उसके लिए ESP भी हम है और GSP भी हम है। तो यहाँ पे जो आपको संदीप जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं ASP और GSP वाली बात, तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टैली यूज करने का एडवांटेज क्या है। तो GSP एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान GSTN पोर्टल से किया। ओके संदीप, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। फोर्थ आपका स्टेप है कि आप SMS द्वारा भी IIP पोर्टल से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका कोई फॉर्मेट होगा जिस फॉर्मेट में आपको SMS करना होगा। 5 है आपका मोबाइल ऐप। IRP का एक मोबाइल ऐप होगा जिसके थ्रू आप इनवॉइस को रजिस्टर कर पाएंगे। और लास्ट है आपका ऑफलाइन टूल। जिस तरीके से आप GST में ऑफलाइन टूल का यूज करते हैं, उसी तरीके से IRP का भी ऑफलाइन टूल होगा जिसके द्वारा आप इनवॉइस को वहां पर रजिस्टर कर पाएंगे, जो भी फॉर्मेट रिक्वायर्ड होगा। ऑफलाइन टूल एक्सेल का थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये एक फॉर्मेट यहाँ पर बताया गया है जो कि एक टेंटेटिव फॉर्मेट है, और इसमें आपका फॉर्मेट A, फॉर्मेट B, फॉर्मेट C, फॉर्मेट D, 4 तरह के फॉर्मेट आपको दिखाई देंगे। और ये फॉर्मेट आप पे निर्भर करता है कि आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन किस तरीके से है और क्या क्या डिटेल्स आप इनवॉइस में रेज कर रहे हैं, वो इस पर निर्भर करता है। तो अगर आप फॉर्मेट A यूज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ वर्कशीट क्या रहेगा, 1 रहेगा, और उसमें आप इनवॉइस एंड आइटम डिटेल्स ही बता पाएंगे, और 1 और 2 आइटम विथ लिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ इनवॉइस, जो कि B2B एंड B2G के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपका कुछ इस तरीके से ट्रांजेक्शन है और जिसमें आप सिर्फ 1 ही 2 आइटम को हर बार काटते हैं, रेज करते हैं, तो उसके लिए आपके ऊपर क्या बैठेगा, फॉर्मेट A एप्लीकेबल होगा। फिर है फॉर्मेट B, जहां पर आपको नंबर ऑफ सीट कितना मिलेगा, 2 सीट का मतलब जो आप एक्सेल ओपन करते होंगे, तो यहाँ पर देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस तरीके से डिटेल दिखता होगा। तो वही सीट यहाँ पर बात हो रही है कि फॉर्मेट B में क्या होगा, 2 तरह की सीट होंगी। सीट 1 होगा जहां पर आपको इनवॉइस डिटेल देना होगा, सीट 2 में आपको आइटम डिटेल देना होगा, साथ ही साथ आप यहाँ पर लार्ज वैल्यू ऑफ इनवॉइस विथ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और ये भी B2B एंड B2G के लिए होगा। ठीक है। अगर आप फॉर्मेट C का यूज करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ सीट आपको 3 मिलेगा, जहां पर सीट 1 में आपको इनवॉइस डिटेल देना है, सीट 2 में आइटम डिटेल, सीट 3 में पेमेंट एंड इनवॉइस रेफरेंस डिटेल, ये सारी चीज देनी है। और अगर आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से है, B2B, B2G और एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आप पे फॉर्मेट C एप्लीकेबल होगा, जहां पर आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ इनवॉइस को ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम, एडिशनल
जो भी डिस्क्रिप्शन है, इंफॉर्मेशन है, अगर इस तरह का काम करते हैं तो आपके ऊपर फॉर्मेट सी एप्लीकेबल होगा। फॉर्मेट डी क्या करेगा कि ऑल द डिटेल्स इन फॉर्मेट सी, जो भी फॉर्मेट सी में डिटेल्स हैं उन सभी को क्या कर देगा, क्लब कर देगा एक सिंगल सीट में। सब कुछ आपको एक सिंगल सीट में मिल जाएगा, जहां पर आपको ये सारी डिटेल देंगे, साथ ही साथ यहाँ पर वही B2G, B2B, B2G और एक्सपोर्ट का डिटेल आप दे पाएंगे। तो ये फॉर्मेट का बेस करेगा ट्रांजेक्शन ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर, आपका किस तरीका सा का बिजनेस काम करते हैं, यूज करते हैं, उसके ऊपर। क्लियर? नाउ रोल ऑफ IRP इन इनवॉइस। IRP पोर्टल का रोल क्या रहेगा इनवॉइस में, अब हम वो समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। IRP का रोल क्या रहेगा कि टैक्स पेयर द्वारा जो इनवॉइस बनाई गई है उसको क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा कि हम टैक्स पेयर हैं और आपने इनवॉइस को रेज किया, तो वो अपलोड करेंगे IRP पोर्टल पे। तो IRP पोर्टल क्या करेगा, उस इनवॉइस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो उस इनवॉइस को क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, चेक करेगा कि ये इनवॉइस सही है या फिर गलत है। उसका एक फॉर्मेट होगा स्कीमा करके, तो उस फॉर्मेट में हमें इनवॉइस को अपलोड करना है। अगर सारी चीज़ें सही होती हैं तो वो वैलिड है, अगर कुछ गड़बड़ है तो इनवैलिड का भी कुछ मैसेज आ जाएगा। तीसरा स्टेप है कि अगर सब कुछ वैलिड होता है तो IRP पोर्टल क्या कर देगा, जनरेट यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, IRN नंबर। अगर इनवॉइस वैलिड है तो IR नंबर जनरेट कर देगा, जिसमें आपका डिजिटली साइन होगा, QR कोड होगा जो कि हाईली सिक्योर होगा, और जिसको भी आप ये इनवॉइस देंगे वो इस इनवॉइस को वेरीफाई भी कर पाएगा कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। तो ये 3 स्टेप रहेंगे बेसिकली IRP पोर्टल पे। एक्सेप्ट करेगा, वैलिडेट करेगा और IRN नंबर जनरेट कर देगा विद डिजिटल साइन और QR कोड के साथ। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि समझेंगे कि रोल ऑफ GSP का क्या रोल रहेगा ई इनवॉइस में, वो चीज। तो पहला पॉइंट क्या है कि GSP क्या है, ऑथराइज रहेगा बिजनेस और IRP के पोर्टल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ऑथराइज रहेगा बिजनेस और IRP पोर्टल को एक्सेस करने के लिए। GSP मींस टेली प्राइम। जब भी ये GSP कहे तो जानिए टेली प्राइम। हाँ, ये बीच में ब्रिज का काम कर रहा है आपके IRP और बिजनेस हाउसेस के बीच में। छोटा सा एग्जांपल देते हैं सबको समझने के लिए कि जैसे कि हमारे और आपके बीच में बात हो रही है, तो डायरेक्टली बात नहीं हो रही है, हम किसी ना किसी माध्यम से आपसे जुड़े हैं। तो देखा जाए कि टीम क्या है, हमारा GSP है जिसके थ्रू हम आपसे जुड़ रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आपको IRP पोर्टल से जुड़ना है तो आपको GSP के थ्रू जाना होगा। ठीक है, जो कि ऑथराइज्ड होगा ये सारी चीजें। हाँ, GSP मतलब आप टेली प्राइम को ही समझिए। ठीक है, टैक्स पेयर विल नॉट एबल टू कनेक्ट IRP पोर्टल। तो टैक्स पेयर क्या है कि डायरेक्टली आपका IRP पोर्टल से कनेक्ट नहीं कर सकता है। अगर उसको कनेक्ट करना है तो किसी न किसी एप्लीकेशन से या फिर किसी न किसी GSP लाइसेंस से उसको वहां तक पहुंचना होगा, वो डायरेक्टली वहां तक पहुंच नहीं सकता है। तो अभी जैसे कि हमारे कस्टमर है जो टेली प्राइम को यूज कर रहे हैं और उनको IRP पोर्टल से कनेक्ट करना है, तो GSP के थ्रू, जो हमारा टेली प्राइम का GSP है उसके थ्रू वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि हमारे टैक्स पेयर और IRP के सर्वर में क्या करेगा, एक कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, सेंट्रल IRP सर्वर जो मेंटेन करेगा, और ये सर्वर किससे मेंटेन किया जाएगा, गवर्नमेंट द्वारा इस सर्वर को मैनेज किया जाएगा। काम क्या होगा कि टैक्स पेयर क्या करेगा, अपलोड करेगा इनवॉइस, और वो आपका कहां पर जाएगा, पहले GSP द्वारा GSP सर्वर में जाएगा, और GSP क्या करेगा, उसको सिक्योरली अपलोड कर देगा, ट्रांसफर कर देगा कहां पर, सेंट्रल GST सर्वर पे। और सेंट्रल GST सर्वर पे जाने के बाद वो आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जहां पर उसको पॉपुलेट होना होगा।
जीएसपी यूज करेंगे एपीआई का, आप एपीआई के जरिए से हाई सिक्योरली कनेक्शन यूज करेंगे, जिसके द्वारा आपकी जो इनवॉइस अपलोड की जा रही है वो डायरेक्टली आपका सेंट्रल जीएसटी सर्वर पे सिक्योरली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि आपका पूरा सॉल्व करेगा आपकी रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी को, पूरा जो रिक्वायरमेंट है इनवॉइस के हिसाब से, उस हिसाब से वो वर्क करेगा। क्लियर? अब हम यहाँ पर समझते हैं कि प्रीकर्सर एक्टिविटी टू इनवॉइस। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, और ई इनवॉइस आने के बाद क्या चेंजेस होने वाले हैं वो समझते हैं। तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से सभी टैक्स पेयर को एक नोटिफिकेशन, एक कम्युनिकेशन जा चुका है उनके पास। ठीक है, कि 1 जनवरी 2021 से आपका जीएसटी इनवॉइस एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो कम्युनिकेशन जा चुका है, वो क्या करेंगे, उस कम्युनिकेशन को उनको मिल जाएगा और लॉगिन करेंगे कहाँ पर, आईआरपी के पोर्टल पे। आईआरपी के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद, लॉगिन कौन करेगा, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि एक प्रोसेस होगा, और जहाँ पर जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं आपसे मांगी जाएंगी वो आप फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन फिल करने के बाद आपको वहाँ पर अपना प्रेफर्ड जीएसपी को क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि आपका जो प्रेफर्ड जीएसपी क्या है वो आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको वन टाइम करनी होगी। वन टाइम करने के बाद अगर आपका पूरा सही तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो आप ई इनवॉइस को जनरेट कर पाएंगे जो भी एप्लीकेबल डेट होगा। ठीक है, तो ये वन टाइम आपको प्रोसेस करना होगा। ई इनवॉइस जनरेशन फ्लो क्या है, अब थोड़ा सा हम वो समझते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर किसी के मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो पूछ सकते हैं। हाँ, प्लीज क्लियर कर लीजिए अपनी क्वेरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट में देख लेंगे, अगर किसी का मन में क्वेश्चन नहीं है तो लास्ट में भी हम लोग Q&A रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि इनवॉइस प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सेलर दिख रहा होगा, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आईआरपी पोर्टल दिखेगा, जीएसटी सिस्टम पे क्या होगा, और बायर पे क्या इम्पेक्ट करेगा। और जो आप इनवॉइस को अपलोड करेंगे आईआरपी पोर्टल में, वो जेसन फॉर्मेट में वर्क करेगा। तो पहला क्या है कि सारे बिजनेस को क्या होना पड़ेगा, डिजिटाइज होना पड़ेगा बिजनेस ट्रांजेक्शन को, और अपलोड करना होगा उस इनवॉइस को, जो कि एक फॉर्मेट होगा जिसका नाम होगा स्कीमा, और आईआरपी के पोर्टल में आपको उस इनवॉइस को अपलोड करना होगा। सेलर अब ये काम करेगा, और जैसे ही सप्लायर या फिर सेलर अपलोड करेगा इनवॉइस कहाँ पर, आईआरपी के पोर्टल में, तो आईआरपी पोर्टल क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर देगा, पब्लिश कर देगा। वैलिडेट करने के बाद, जो अभी इससे पहले बात हो रही थी कि वो एक्सेप्ट करेगा, वैलिडेट करेगा और पब्लिश कर देगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर देगा। पब्लिश करने के बाद अगर सब कुछ चीजें सही हैं तो आपका जनरेट हो जाएगा क्या, IRN नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। जनरेट करने के बाद वो डुप्लीकेशन चेक करेगा कि इस इनवॉइस पे दोबारा तो IRN नंबर नहीं बनना है, तो डुप्लीकेशन चेक करने के लिए वो कहाँ पर जाएगा, जीएसटी सिस्टम पे जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए 4A है, तो वो जीएसटी सिस्टम पे जाएगा चेक करने के लिए कि इस इनवॉइस पे कोई दूसरा IRN नंबर तो नहीं है, वो चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर सब चीज़ें सब कुछ सही है तो वो क्या कर देगा, जनरेट कर देगा आपका ई इनवॉइस, जिसमें आपका डिजिटली साइन होगा और QR कोड होगा, और वो फिर आपको मिल जाएगा, रिसीव कर लेगा कौन, सप्लायर जिसने इनवॉइस को अपलोड किया था सारे कंटेंट्स के साथ। ठीक है, अब वो रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद किसको दे देगा, बायर को दे देगा वो इनवॉइस। तो बायर क्या कर सकता है कि बायर कैन यूज द QR कोड टू वेरीफाई द इनवॉइस।
बायर उस क्यूआर कोड से वेरीफाई कर सकता है कि ये इनवॉइस वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है, साथ ही साथ में बायर ये भी चेक कर सकता है कि उस इनवॉइस से रिलेटेड उसका कितना आईटीसी रिलेट कर रहा है जीएसटीआर 2A में, क्योंकि सब क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा। हमने रेज किया, अपलोड किया, तो ऑटोमेटिक पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A में। तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसका इनवॉइस इन्होंने अपलोड कर दिया है और जीएसटीआर 2A में इसकी आईटीसी हमें दिख रही है। 6A क्या है कि जैसा कि शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आईआरपी के पोर्टल में हम ई-वे बिल के साथ साथ इनवॉइस को भी जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी इनवॉइस आपने अपलोड करी है जिसमें आपको ई-वे बिल भी बनाना मैंडेटरी था, 1 लाख का इनवॉइस रेज किया और आपने आईआरपी के पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया, तो आईआरपी पोर्टल क्या करेगा, उसको 3 जगह भेज देगा। कहाँ पर, एक भेजेगा जीएसटीआर 1 ऑफ सप्लायर की रिपोर्ट में, दूसरा भेजेगा जीएसटीआर 2A बायर की रिपोर्ट में, और अगर उसमें ई-वे बिल मैंडेटरी है और आपने सॉफ्टवेयर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय ई-वे बिल डिटेल को डाल के रखा हुआ है तो वो भेज देगा ई-वे बिल सिस्टम पे। तो एक पोर्टल से तीनों जगह क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर चला जाएगा जीएसटीआर 1 सप्लायर में चला जाएगा, जीएसटीआर 2A बायर में चले जाएगा। साथ ही साथ में आप ई-वे बिल सिस्टम विल क्रिएट द ई-वे बिल। तो आईआरपी पोर्टल से तो क्रिएट कर सकते हैं ई-वे बिल, साथ ही साथ जो आपका नॉर्मल ई-वे बिल पोर्टल है वहां से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, आईआरपी इनवॉइस प्रोसेस है, कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा ना। इनवॉइस डिटेल्स क्या होगा, जो जीएसटी इनवॉइस जनरेट होगी उसमें किस किस तरह का डिटेल्स होगा वो देखते हैं। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा आपके पास, उसमें क्यूआर कोड होगा और यहाँ पर देख रहे हैं आईआरएन नंबर जो कि 64 कैरेक्टर्स का होगा आईआरएन नंबर, जिस इनवॉइस में आपको ये सेलर डिटेल्स, बायर डिटेल, कंसाइन डिटेल, डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स, आइटम डिटेल्स, इनवॉइस डिटेल, एक्सपोर्ट डिटेल्स, ई-वे बिल डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स इस इनवॉइस में मेंशन होंगी और कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। व्हाट इज आईआरएन नंबर, आईआरएन नंबर क्या है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आईआरएन का फुल फॉर्म है इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि एक यूनिक नंबर होगा पार्टिकुलर इनवॉइस का। हर इनवॉइस का क्या होगा, एक यूनिक नंबर होगा। ठीक है, आईआरएन नंबर। और आईआरएन नंबर क्या करेगा, हेल्प करेगा किसको, बायर को, टैक्स अथॉरिटीज को, हर वो पर्सन जो इस इनवॉइस से क्या करता है, मैटर रखता है, और उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो इनवॉइस वैलिड है कि इनवैलिड है। क्योंकि इससे पहले बात हुई थी ना क्यूआर कोड से, क्यूआर कोड से भी कर सकेगा और आईआर नंबर से भी कर सकेगा। हाँ, तीसरा क्या है कि आईआरएन विल बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग फॉलोइंग डिटेल्स टुगेदर। तो यहाँ पर जो नीचे डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि आपका सप्लायर जीएसटी नंबर, फाइनेंशियल ईयर, डॉक्यूमेंट टाइप कि वो इनवॉइस है कि क्रेडिट नोट है कि डेबिट नोट है, इनवॉइस नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर। तो ये कंप्यूटिंग SHA सिक्योर हैश एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम है सिक्योर हैश एल्गोरिथम 256, एक एल्गोरिथम के बेस पे आपका आईआरएन नंबर तैयार किया जाएगा जो कि 64 कैरेक्टर्स का होगा, जिसमें आपको ये सारी डिटेल दिखाई देंगी। एक बार फिर से बोलिए ना, समझ नहीं आया। अच्छा, तो इसको समझाने से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं कि हम सभी जीएसटी नंबर को देखते हैं और जीएसटी नंबर को देखने के बाद हम पहचान जाते हैं कि ये जीएसटी नंबर किस स्टेट का है, इसका पैन नंबर क्या है और इस पैन नंबर पे कितना एंटिटीज है, राइट, उसका एक फॉर्मेट हमको पता है। तो ये यहाँ पर उसी चीज को समझाया गया है। तो आईआरएन नंबर का क्या होगा, एक फॉर्मेट होगा जो कि 64 कैरेक्टर्स का होगा और वो तैयार किया जाएगा किस बेस पे, सिक्योर हैश एल्गोरिथम के बेस पे, 256 के बेस पे तैयार किया जाएगा, जिसमें आपको सप्लाई का जीएसटी नंबर, फाइनेंशियल ईयर, डॉक्यूमेंट टाइप कि वो इनवॉइस है कि क्रेडिट नोट है कि डेबिट नोट है, इनवॉइस नंबर एंड डॉक्यूमेंट नंबर, इसका डिटेल आपको दिखाई देगा। क्लियर?
जी है। ओके, तो बेसिकली यहाँ मोटा मोटा ये समझना है कि आईआर नंबर होगा तो उस नंबर से आप पहचान पाएंगे कि सप्लायर का जीएसटी नंबर क्या है, क्या फाइनेंशियल क्या है, कि क्रेडिट नोट है कि डेबिट नोट है। जिस तरीके आप जीएसटी नंबर को देख के पहचान जाते हैं कि ये किस स्टेट का है, पैन नंबर क्या है, इस पैन नंबर पे कितना एंटिटीज है आदि। नाउ ई इनवॉइस लाइफ साइकिल क्या रहेगी, अब ये समझते हैं। तो यहाँ पर ई इनवॉइस लाइफ साइकिल क्या रहेगा, जनरेशन। पहले हम ये समझते हैं कि जनरेशन का क्या प्रोसेस रहेगा। तो अब क्या होगा कि सप्लायर क्या करेगा, इनवॉइस रेज करेगा, क्रिएट करेगा और उसको अपलोड कर देगा कहाँ पर, आईआरपी पोर्टल में। और उसका एक टाइम लिमिट है, 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस इनवॉइस को आईआरपी के पोर्टल में क्या करना है, रजिस्टर करना है, अपलोड करना है, विथ ईवे बिल, विदाउट ईवे बिल। फिर क्या करेगा आईआरपी, क्या करेगा, सक्सेसफुली आपका आईआर नंबर जनरेट कर देगा जिसमें आपका डिजिटली साइन होगा, क्यूआर कोड होगा और आप उसको बायर को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो जनरेशन फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा। और इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ये सारे स्टेप फॉलो करेगा जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये सारे स्टेप को फॉलो करेगा, राइट। तो वहां पर 3 में आप समझ लिए इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान में रखना है ई इनवॉइस को बनाते समय। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि ईवे बिल कैन बी जनरेटेड अलोंग विथ ई इनवॉइस थ्रू आईआरपी पोर्टल। आप ईवे बिल भी जनरेट कर सकते हैं इनवॉइस के साथ, कहां पर, आईआरपी के पोर्टल पे। ईवे बिल पोर्टल तो है आपका नॉर्मल पोर्टल, ईवे बिल पोर्टल है, लेकिन अगर आप कोई इनवॉइस रेज क्रिएट किए हैं जिसका वैल्यू 70,000 50,000 से ज्यादा है और आप उसको ई इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं, तो वहीं से आप दोनों काम कर पाएंगे, अपलोड भी कर सकते हैं और ईवे बिल नंबर भी जनरेट कर सकते हैं आईआरपी के पोर्टल से। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि IRN इज मैंडेटरी फॉर जनरेटिंग ईवे बिल। अगर आप आईआरपी के पोर्टल से ईवे बिल जनरेट कर रहे हैं तो आईआर नंबर आपका क्या रहेगा, मैंडेटरी रहेगा। इसके बिना आप वहां पर ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यूजिंग द IRN नंबर, अगर आपके पास IRN नंबर है तो आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं, कहां से, आईआरपी के पोर्टल से, इससे पहले जो बात हुई है। साथ ही साथ आपका जो नॉर्मल ईवे बिल पोर्टल है वहां से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि फॉर इनवॉइसेस दैट डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन ऑन आईआरपी पोर्टल, अगर आप कोई B2C ट्रांजेक्शन करते हैं, B2C स्मॉल करते हैं या फिर लार्ज करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा कि आप उसको भी आईआरपी की पोर्टल पे रजिस्टर करें और ईवे बिल क्रिएट करें, ठीक है, क्योंकि ई इनवॉइस सिर्फ B2B के लिए है, B2C स्मॉल के लिए नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो नॉर्मल ईवे बिल पोर्टल है वहां पर जाके जिस तरीके से आप ईवे बिल अभी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। नाउ ई इनवॉइस लाइफ साइकिल मॉडिफिकेशन क्या रहेगा, अगर कोई गलती से इनवॉइस अपलोड कर दिया है, क्या उसको हम मॉडिफाई कर पाएंगे या फिर कैंसिल कर पाएंगे, अल्टर कर पाएंगे, अब वो समझते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि ई इनवॉइस वंस जनरेटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई ऑन आईआरपी। अगर एक बार आपने इनवॉइस को जनरेट कर दिया आईआरपी के पोर्टल पे तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, साफ साफ बोला गया है कि मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ई इनवॉइस विल हैव टू बी कैंसिल्ड फॉर सच इनवॉइस। आप उसको मॉडिफाई तो नहीं कर सकते हैं बट आप उस इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि न्यू इनवॉइस विल हैव टू बी रेज्ड एंड अपलोडेड ऑन आईआरपी पोर्टल। अगर आपने कोई इनवॉइस को कैंसिल किया है और उसी के अगेंस्ट पे आप एक नई इनवॉइस बनाएंगे और रजिस्टर करेंगे आईआरपी के पोर्टल पे, सिंस नेम इनवॉइस नंबर कैन नॉट बी यूज जनरेशन ऑफ IRN नंबर। तो जो आप न्यू इनवॉइस बना के अपलोड करेंगे उसका जो आपने कैंसिल किया था सेम इनवॉइस नंबर नहीं होना चाहिए, वरना वो IRN नंबर जनरेट नहीं करेगा।
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम सप्लायर थे और आपने हमसे माल परचेज किया। मैंने एक इनवॉइस को रेज किया जिसका इनवॉइस नंबर था 01 और मैंने फटाफट अपलोड कर दिया IRP के पोर्टल पे। बाद में पता चला कि कुछ इन्फॉर्मेशन डालना हम वहाँ पर भूल गए। तो पहली चीज़ तो हम उसे मॉडिफाई तो कर नहीं सकते, लेकिन कैंसिल तो कर सकते हैं। फिर हम क्या गए, IRP 01 इनवॉइस को बनाया जिसका इनवॉइस नंबर क्या रहेगा, 02 रहेगा, 01 नहीं रहेगा। अगर 01 से कर देंगे तो वो जनरेट नहीं करेगा IR नंबर, क्योंकि सेम इनवॉइस नंबर पे डबल डबल IR नंबर नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में आपको नया इनवॉइस नंबर जनरेट करना है और अपलोड करना है। क्लियर? नाउ कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या रहेगा उसको समझ लेते हैं। इनवॉइस, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ई इनवॉइस कैन बी कैंसिल्ड ऑन और बिफोर नेक्स्ट डे मिडनाइट। रात 12 बजे से पहले पहले आपको उस इनवॉइस को क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। कि सपोज आज मैंने इनवॉइस को रेज किया और मैंने उस इनवॉइस को अपलोड कर दिया, तो कल रात 12 बजे से पहले पहले मेरे पास टाइम है, आप उस इनवॉइस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर 12 बजे के बाद करेंगे तो आप उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिला या फिर नेटवर्क इशू है और उस इनवॉइस को हम कैंसिल नहीं कर पाए और सुबह हो गई, तो उस कंडीशन में आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के जरिए उस इनवॉइस को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो टाइम लिमिट से ज़्यादा हो गया तो कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सुविधा देख के रखा हुआ है कि डेबिट नोट और क्रेडिट के नोट के माध्यम से आप उस इनवॉइस को एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट? सेकंड हमारा क्या है कि ई इनवॉइस लाइफ साइकिल सेंडिंग टू GST रिटर्न, जो अभी तक बात होती आ रही है कि कैसे सेंड करेगा। कि वंस अपलोडेड, एक बार आप अपलोड करेंगे IRP के पोर्टल में, वो इन्फॉर्मेशन को पिक करेगा, वैलिडेट करेगा और ऑटो पॉपुलेट कर देगा। कहाँ पर, GSTR1 ऑफ सप्लायर में और GSTR2A 2B और रेसिपिएंट में ऑटो। सेकंड क्या है कि सप्लायर कैन मॉडिफाई इनवॉइस डिटेल इन GST रिटर्न्स। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ छूट दे के रखा हुआ है कि सप्लायर क्या कर सकता है, कुछ इनवॉइस, however this modification will be applied only to GST return। GST रिटर्न के लिए अप्लाई है एंड नॉट टू ई इनवॉइस। अगर कुछ ऐसा है जहां पर आपको इनवॉइस को मॉडिफाई करना है तो आपको GST पोर्टल पे जाके ही करना होगा, आप ई इनवॉइस से तो नहीं कर सकते। और मॉडिफाई करके आपको रीजन है, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का सेशन था GST ई इनवॉइस को लेके। अब किसी के मन को कही है क्वेश्चन है तो आप अगर कोई क्वेरी है तो पूछिए। और इस चीज की क्लैरिटी जानिए कि अभी ये 100 करोड़ के लिए आया है, आगे गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि ये सारे बिजनेस पे एप्लीकेबल होगा। इसलिए सारी चीजों को क्लियर करना, तो समझना बहुत जरूरी है। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सारे बिजनेसेस पे अप्लाई होने जा रहा है, जस्ट टू रिमूव द टैक्स। किसी की कोई क्वेरीज हो तो सॉर्ट आउट कर लीजिए। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर आई थिंक होल्ड पे है।
किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो हाँ विजय जी। सर, ये ई इनवाइस रेस कैसे होगी टैली में? हाँ टैली में अभी इसका अभी तो डोमेन सेशन था, जैसे ही टैली प्राइम में इसका अपडेट्स आता है तो सॉफ्टवेयर की भी एक बार ट्रेनिंग होगी जहां पर आपको बताया जाएगा कि टैली प्राइम से किस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक ठीक सर। सौरभ सर कुछ कहना चाहेंगे? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ये ध्यान में रखिए, ये 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा 500 करोड़ से कम है। तो आप ऐसे कस्टमर का लिस्ट बना लीजिए जो आपका ये क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। तो आप उन कस्टमर को कॉल करके बोल सकते हैं कि सर अगर वो ERP में है तो प्राइम में आ जाइए, क्योंकि अपडेट्स आपको प्राइम में ही मिलेगा। तो अगर ERP में यूज़ कर रहे हैं अभी तक तो वो प्राइम में आपको लाना होगा, और बता दीजिए कि टैली प्राइम में इनवॉइस को लेके ये अपडेट्स आने वाले हैं, और जैसे ये अपडेट्स आएगा तो आप उनको डेमो दे पाएंगे। क्योंकि आने के बाद आप क्या करेंगे, उनको बताएंगे, तुरंत समझाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो अगर किसी का कोई क्वेरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग इस ट्रेनिंग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर बाद में भी आपके मन में कोई क्वेश्चन उठे तो आप पूछ सकते हैं।